नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार हमेशा सतत और सदैव अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर गंभीर चर्चा करेंगे जो ये भारतीय अवाम ताकत दल का जो प्रयास है भारतीय एकता का, भारतीय माहौल लाने का और पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, पूरा जज्बा जो है भारतीयता के माहौल पर लाने के लिए जो भारतीय अवाम ताकत दल की कोशिश और उसके संबंधित जो संदेश देने का जो प्रयास है यूट्यूब के माध्यम से, तो उसके संबंध में जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की प्रतिक्रिया कुछ आई है, उस पर भारतीय अवाम ताकत दल कुछ अपना नज़रिया रखना चाहता है। काफ़ी कुछ प्रतिक्रियाएं वो उत्साहजनक हैं और भारतीय अवाम ताकत दल को पूरा यकीन है कि हमारे देश के अधिकांश लोग देश में एकता चाहते हैं। देखिए, एकता की बात तो तरह तरह से कही जाती है। एक एकता की बात बोली गई है, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता जिन लोगों ने बात ये परिभाषा दी है वो बहुत ही खुराफात है। मतलब कि जितने भी हमारे 130 करोड़ लोग हैं वो अलग अलग, वो कहते हैं कि अलग अलग भाषाओं के हैं, अलग अलग प्रांतों के हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं, अलग अलग जातियों के, यानी भेद विभेद की उसमें पूरा उसमें नंगानाची है, तांडव है। लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल ये कहता है कि नहीं, हमारे जो अमर शहीद, हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू नागालैंड से, इनकी कुर्बानी और शहादत, जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत हमको आज़ादी मिली। ये फिर से भारतीय अवाम ताकत दल पूरे अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है कि हमको जो आज़ादी मिली है इन्हीं अमर शहीदों की, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, फांसी को चूमा है हंसते हंसते, उन्हीं की कुर्बानी शहादत की बदौलत हमको हासिल हुई है। इन कांग्रेसियों के बदौलत नहीं हुई है।
कांग्रेस की स्थापना एवं ह्यूम ने की थी अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी करने के लिए, और उसको कांग्रेस के चाटुकार इतिहासकारों ने इस तरह से बताया है कि कांग्रेस को कहा जाता था कि यह कांग्रेस जो है वो अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व है। तो मुखबिरी का काम था उसका। बाकी देखिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो सकती। ये तो जब जनता के सामने इस तरह से परिचर्चा हो, डिस्कशन हो, लाइव टेलीकास्ट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, रैली हो, उस माध्यम से अपनी पूरी आवाम को, पूरे अपने देश, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से तो बस सिर्फ उसका एक नमूना, स्पेसिमेन, एक खाका, आउटलाइन वो देने की कोशिश हो रही है। तो उन्हीं अमर शहीदों की कुर्बानी और शहादत की प्रेरणा के आधार पर जो एकता का संदेश है वो एब्सोल्यूट है, वो परम है, सूक्ष्म है। उसमें अनेकता में एकता जैसी बात नहीं है। अनेकता मतलब कि सब लोग अलग अलग हैं, सब लोग डाइवर्सिफाइड हैं, सब लोग जो है डिफरेंट हैं, सब लोग जो है वो डाइवर्जेंट हैं। यदि आपको इनमें कोई इस तरह से उभय या कॉमन चीज़ यदि आपको दिखाई पड़े तब तो आप उसको एकता मान लीजिए, वरना एकता उकता है नहीं। ये इनकी अनेकता में एकता वाली परिभाषा का मतलब है। तो इस तरह से बहुत ही एक खतरनाक, निफेरियस और डेलिटेरियस और डायबोलिकल ये कॉन्सेप्ट है, माने बहुत खतरनाक अवधारणा है। इसके ठीक विपरीत हमारे शहीदों के आधार पर जो एकता की अवधारणा है वो उसके अनुसार है। जो भी इस भारत मिट्टी के संतान हैं, भारत माता की संतान हैं, वो सभी लोग बराबर और सभी लोग भारतीय। फिर उनमें कोई भेद नहीं, उनमें कोई अनेकता वो जैसा भेद नहीं। देखिए, यदि वो इस बात को भी भारतीय जनता दल तस्दीक करता है, मानता हूँ कि हर एक 10-15 किलोमीटर पर कुछ भाषा का, बोली का, भाषा छोटी बोली मान लीजिए, जिसको अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं, उसका फ़र्क आ जाता है 10-15 किलोमीटर पर। और थोड़ी सी खान पान पसंद का और पोशाक का फ़र्क आता है। तो ये जो फ़र्क है, थोड़ी बोली का या भाषा भी कह सकते हैं, या खान पान पसंद या पोशाक का जो फ़र्क आता है, तो यही हमारी जो भारतीयता है। ये ऐसा है कि हमारे देश का जो भूगोल बहुत बड़ा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात के कच्छ से लेकर के मणिपुर, जो कि म्यांमार या बर्मा से सीमा यहाँ मिलती है, जो अंतिम स्टेशन है आपका मोरेन। तो इसका विस्तार, भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। तो अभी बताया गया, तो अभी जो बताया जा रहा था कि हर एक 10 या 15 किलोमीटर में थोड़ी सी भाषा, थोड़ी सी खान पान पसंद, थोड़ी पोशाक का फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमारी जो भारतीयता है वो विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में अपना रूप बदलती है, प्रकट होती है। अंग्रेजी में कह सकते हैं वो मैनिफेस्ट होती है, लेकिन है वो एक ही चीज़ भारतीयता। इस विषय में एक उदाहरण आपको अब आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा है। हम हैदराबाद में यही राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता की मुहिम चलाने के लिए एक स्पीच देने गए थे। चूँकि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में रहा हूँ, तो एक टेलीफोन के अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी थे, वो प्रिंसिपल जनरल मैनेजर थे हैदराबाद टेलीफोन्स के। तो वो अब अपनी गाड़ी में बिठाए, ज़रा उनके सवालों को ज़रा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो वो ये कह रहे थे कि सिंह साहब, आप भारतीयता की बात करते हैं, तो ज़रा हमको बताइए, आपने बायोडाइवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा? तो हमें कह रहे, अरे साहब, जब यूपीएससी की जब तैयारी की थी तो बहुत कुछ बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ा, इतिहास भी पढ़ा, भूगोल भी पढ़ा, इन्वायरमेंट भी पढ़ा,
लेकिन अब ज़माना बीत गया, अब वो सारी चीज़ याद तो नहीं है, लेकिन फिर भी बायोडाइवर्सिटी का जो लबेलुबा मतलब यही है कि जितने जीव जंतु हैं, जितनी हमारी वनस्पतियाँ हैं, सबका संरक्षण, ये बायोडाइवर्सिटी का मतलब। देखिए वो बहुत घुमा के सवाल कर रहे थे, तो वो बोले कि जब आप बायोडाइवर्सिटी में विश्वास करते हैं, तब तो ये भारतीयता जो है, हमारी आइडेंटिटी है कि हम तेलुगु वाले हैं, आप निकल जाएंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। तो मैंने कहा कि वो रेड्डी करके थे, रेड्डी मिलते हैं आंध्र प्रदेश में, आप सभी लोग जानते हैं। मैंने कहा रेड्डी साहब, यहीं पर आप चूक कर रहे हैं। भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि जो आप कहते हैं कि हाँ हमको तेलुगु पर गर्व है, तो तेलुगु पर गर्व न करके कहिए कि हमको भारतीयता पर गर्व है। और देखिए एक चीज़ और, हमारे भारतीय संविधान में ये जितनी भाषाएं हैं, असमिया, उड़िया, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इनको इन नाम से संबोधित नहीं करता है भारतीय संविधान। वो कहता है हमारी भारतीय भाषा है, हमारी इंडियन लैंग्वेज है। ठीक वही चीज़ है। तो ये उनको बताया गया कि आप तेलुगु प्राइड की बात क्यों करते हैं, आप भारतीयता के गर्व को अनुभव करिए और उसी में आप अपने उस प्राइड को देखिए। और मैंने कि यदि ऐसा नहीं देखेंगे तो अभी इसी आंध्र प्रदेश का जो है, ये जो तेलुगु प्राइड, ऐसे ये वास्तव में इस तरह का जो रोग है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि सेपरेट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक नशा। सेपरेट माने हमारी पहचान लोगों से अलग हो, एक नशा रहता है। ये अक्सर भारत में मिलता है, ये भी बहुत बड़ा रोग है, सेपरेट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। उसी में आता है कि हम तेलुगु हैं तो हम तो तमिल हैं, तो हम ठाकुर हैं, तो ब्राह्मण हैं, इसी चलता है सेपरेट आइडेंटिटी, यानी भारतीयता से अलग। तो मैंने कहा ये जो नशा है भारतीयता से अलग, कि तेलुगु प्राइड, तमिल प्राइड, मलयालम प्राइड, ये उसी का नतीजा है। अभी ये आपका आंध्र प्रदेश बटा है, तेलंगाना और उसमें आंध्र प्रदेश में 2 टुकड़े हुए हैं इसके। और शायद आप भूल रहे हैं, अभी आंध्र प्रदेश में भी 3 टुकड़े बात चल रही है। रायलसीमा और जो चित्तूर वाला जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, एक और इलाका है, इसमें 3 टुकड़े की बात चल रही है। सिर्फ इसी के चलते, सेपरेट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चलते, भारतीयता को छोड़ करके। और माना कि ये, और यही नहीं, तमिलनाडु के भी 4 टुकड़े की बात चल रही है, केरल के भी 3 टुकड़े की बात चल रही है, गुजरात के भी 4 टुकड़े की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी जो मायावती भी 4 टुकड़े की बात कर रही है। तो रेड्डी साहब, मैंने कहा रेड्डी साहब, समाधान कभी भी टुकड़ों में नहीं होता है, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज इन इंटीग्रेशन। जब सभी लोग एक हैं, एकता में समाधान है, विखंडन में नहीं है। और उनको मैंने ये भी बताया कि अभी ये टुकड़े की बात चल रही है, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर भारत, वो पहले से ही 2-2 जिले का, 3-3 जिले का तमाम ये प्रांत बने हुए हैं। मिजोरम देख लीजिए, त्रिपुरा देख लीजिए, नागालैंड देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, वो सेपरेट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के शिकार हुए। तो फिर वही बात आ जाती है कि सेपरेट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का नशा बिल्कुल छोड़ना होगा। हमारी एक ही आइडेंटिटी है, एक ही पहचाने के भारतीय, और इसी में पूरे देश के लोगों का भला है। हाँ, तो उस पर आ रहे थे कि ये जो 10-15 किलोमीटर पर जो कुछ बोली या भाषा का, कुछ खान पान पसंद का, कुछ पोशाक का भी फर्क पड़ता है, तो
इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में हमारे वही भारतीयता या भारतीय अवधारणा जो है विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलती है, मैनिफेस्ट होती है, प्रकट होती है, लेकिन है वो भारतीय। कश्मीर में भी जो 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 जो, जो लोग कहते हैं कि नहीं हम कश्मीरी, तो वो गलत है। भारतीयता है जो कि उस रूप में प्रकट होती है। तमिलनाडु में भी जो प्रकट होती है तो वो भी भारतीयता है। अंडमान में भी वो भी भारतीयता है। तो भारतीय संविधान ने भी इन भाषाओं को भारतीय भाषा कहा है। भारतीय ताकत दल भी इनको भारतीय भाषा ही कहता है। जरूरत इसी बात की है, और इसीलिए भारतीय ताकत दल ने अलग अलग जो भारतीय भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। किसी क्षेत्रों में बांग्ला बोली जाती है, किन्हीं क्षेत्रों में पंजाबी बोली जाती है, किन्हीं क्षेत्रों में उड़िया बोली जाती है, किन्हीं क्षेत्रों में मलयालम बोली जाती है। तो वहाँ के रहने वालों को का भी जो संबोधन है, मान लीजिए कोई मलयालम हमारा भारतीय भाई बहन बोलता है, तो उसको जो संबोधन जिस संबोधन का प्रयोग होगा, केरल में जो लोग मलयालम बोलते हैं, हमारे मलयालम भाषी भारतीय भाई बहन हो गया। अलग अलग भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने वालों को वो भाषी भारतीय भाई बहन। कोई तमिल बोलता है, हमारे तमिल भाषी भारतीय भाई बहन, हमारे बांग्ला भाषी भारतीय भाई बहन, जो हो गया। और अलग अलग क्षेत्रों में मलय रहते हैं। मान लीजिए कोई गुजरात में रहता है, तो हमारे गुजरात वासी माने रहने वाले भारतीय भाई बहन। और अलग अलग पंथ को अनुसरण करने वाले हैं, इस्लाम आस्था वाले हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन। कहने का मतलब कि किसी भी हमारे देशवासी को जो संबोधित करना है, उसका संदर्भ देना है, भारतीय ताकत दल सबके लिए सिर्फ एक ही संबोधन भारतीय भाई बहन का उसमें होना अनिवार्य है, ताकि वो एहसास हो कि सभी लोग हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन। इसलिए हमारा नज़रिया, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा आकर्षण, हमारा लगाव, हमारा खिंचाव सब कुछ भारतीयता के आधार पर हमारे ही भारतीय भाई। इसकी सख्त आवश्यकता है। और सेपरेट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को छोड़ना होगा कि भारतीयता के अलग, कि हम पहले पंजाबी हैं, हम पंजाबी हैं, हम सिख हैं, हम यूपी वाला, बिहार वाला, ये सारे जो है इस तरह के सेपरेट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी यानी अलग पहचान का जो नशा है, इसको भी समाप्त करना है, इसको भी कुचलना है। सिर्फ एक ही पहचान है हमारी, पूरे मुल्क में, पूरे देश में। तो आ जाइए, वो कुछ आज हमारे कुछ पदाधिकारी बता रहे थे कि कुछ टिप्पणी आई है, और कुछ टिप्पणियों से थोड़ा सा वो हमारे पदाधिकारी को दुखी दिख रहे थे। हमने भी उसको देखा। उन टिप्पणियों में कुछ बताया गया कि आरएसएस के लोग के कार्यकर्ता हैं, ये पदाधिकारी हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था, यानी भाषा की मर्यादा भी नहीं रखी गई थी, उससे बहुत कम विश्वास होता है कि वो लोग आरएसएस से संबंध रखते हैं। आरएसएस से भारतीय ताकत दल का विरोध है, वो सैद्धांतिक विरोध है, वो भी मुल्क की खातिर, इस देश के हित के खातिर वो विरोध हमेशा भारतीय ताकत दल का रहेगा। वो तार्किक है, और इस संबंध में ये यूट्यूब में नहीं बल्कि सार्वजनिक मंच में आकर के उनका कोई भी पदाधिकारी आराम से जो है बहस कर सकता है, बात कर सकता है। इसके लिए खुला आमंत्रण है, कोई चुनौती नहीं, आमंत्रण है। लेकिन जो बता रहे थे कि जिस तरह की भाषा और भाषा की जो मर्यादा नहीं रखी गई, उससे ये पूरा संदेह होता है कि वो लोग आरएसएस के हो नहीं सकते। काफ़ी संदेह इस बात का है कि हो सकता है कि जीएनपीसी के ही लोग
आरएसएस का मुखौटा पहन करके इस तरह की टिप्पणी करके अपने अपने उस भड़ास को निकालने का एक जरिया निकाल लिए। और वैसे भी भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि इस आरएसएस और जेएनपीसी तो आप समझ गए होंगे, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, यह अपने मुल्क की सबसे खतरनाक शत्रु है और सबसे गद्दार किस्म की ये संगठन है और सबसे खूंखार किस्म का ये औपनिवेशिक ताकत है। यूट्यूब के माध्यम से तो इशारा किया गया, लेकिन पूरे देश को ये बताया जाएगा। उसकी समाप्ति बहुत जरूरी है। उसी तरह वामदल भी। तो ये बहुत संभव है। अच्छा, बताया जाए कि जिस तरह की टिप्पणी आई थी, जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया गया था, काफ़ी शंका है कि वो जेएनपीसी के ही वो तत्व रहे होंगे, मुखौटा पहने होंगे आरएसएस का, मास्क लगाए होंगे या चेहरा जो भी लगाए होंगे उसका। और एक बात और भी भारतीय जनता दल ने बताया था कि इस जेएनपीसी का आरएसएस से एक आंतरिक गठजोड़ है। इस गठजोड़ को पूरे देश को जानना चाहिए और वो गठजोड़ इस देश के लोगों के कष्टों का, यानी काफ़ी कष्टों की जड़ है। और वो जो आंतरिक गठजोड़ बड़े शातिराना ढंग से है। उसकी पब्लिक पोजिशनिंग ऐसे होती है आरएसएस जेएनपीसी की, जैसे एक दूसरे लड़ रहे हैं, एक दूसरे की दूर विरोधी हैं आरएसएस और जेएनपीसी तो आप समझ गए होंगे, जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं। भारतीय जनता दल कहता है कि कांग्रेस का उचित नहीं है, ये जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी है, कॉकस, वो है भी वो सर। तो हमारे मुल्क, हमारे देश, हमारे देशवासियों के काफ़ी कष्टों की जो जड़ है इस आरएसएस और जेएनपीसी का आंतरिक गठजोड़ है और बहुत शातिराना ढंग से है, क्योंकि एज ए पब्लिक पोस्चरिंग जनता के सामने ये पेश होते हैं एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में। और वो धुर विरोध भी बड़ा विचित्र किस्म का है कि एक पक्ष मतलब जेएनपीसी आरएसएस पर आरोप लगाएगा और आरएसएस उन आरोपों को यानी आत्मसात करेगा और स्वीकारेगा। इसके पीछे भी साजिश है, इसको जरा समझिए। राहुल दिन रात जो है गाली देता रहता है आरएसएस को। ऐसा क्या कहता है, भैया हम आपको आमंत्रण देते हैं, आप हमारे वो सभा में आइए, मंच पे आइए, यहाँ बोलिए। इस तरह से तमाम उदाहरण हैं कि सारे आरोप जेएनपीसी और अपने जितने भी उसके समर्थक दल हैं, टीएमसी हो, डीएमके, एआईडीएमके हो, और उसके साथ तो खैर जो असदुद्दीन वाला जो गिरोह है, पीएफआई है, ये लोग हैं, जितने यानी पत्रकारों का जो देश विरोधी पत्रकारों का जो समूह है, जो रवीश कुमार से आरंभ होता है, काफ़ी उसमें लोग हैं। मीडिया में भी जो है इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, अर्बन नक्सल, बारूदी वर्ग है, कन्याकुमार गैंग है, लुटियन गैंग है, ये सभी के सब जो है आरएसएस पर ही हमला करते हैं। क्या आरएसएस इस देश को तोड़ने वाली है? आरएसएस जो है वो घोर सांप्रदायिक संगठन है। आरएसएस जो है वो दंगे करवाती है। आरएसएस जो है वो ध्रुवीकरण करवाती है। ये सारे आरोप ये लगवाती है जेएनपीसी और अपने इन एजेंटों के द्वारा, जो अभी अब बताया गया है। भारतीय जनता दल का ये कहना है, आरएसएस न तो देश को तोड़ने वाली है, लेकिन उसकी कारगुजारियाँ देश के तोड़ने वाली ताकतों के, देश के दुश्मन ताकतों को ताकत देती है। इस पर विस्तार से भारतीय जनता दल बताएगा। फिर से सुनिए, आरएसएस देश को तोड़ने वाली नहीं है, लेकिन आरएसएस की कारगुजारियाँ जो है
देश के तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, खतरनाक ताकतें या देश की दुश्मन ताकतों को ताकत देती है। आरएसएस सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन ये घोर सांप्रदायिक ताकतों को अपनी कारगुजारियों से घोर सांप्रदायिक ताकतों को ताकत देती है। आरएसएस समाज विरोधी भी नहीं है, लेकिन आरएसएस की कारगुजारियाँ जो है समाज विरोधी और समाज में विघटन करने वाली ताकतों को ताकत देती है। तो इसलिए इस मर्म को, इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। और इस ये जेएनपीसी और अपने जो इस तरह की जो सहयोगी तमाम तंजीमें हैं, इनके जरिए और उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता के द्वारा कभी कभी और आगे बढ़ कर के कि भारत में जो है वो आरएसएस तालिबान है, हिंदू आतंकवाद है, तमाम इस तरह की बातें करते रहते हैं। ये शब्द निहायत जो है ख़तरनाक हैं और भारतीय जनता दल इसको सिरे से खारिज करता है। आरएसएस जिसे संगठन को तालिबान की तराजू में तोड़ना और उसको जो है और हिंदू आतंकवाद से जोड़ना बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। लेकिन भारतीय जनता दल पूरे जो आवाम को चेता रहा है कि जो आरएसएस की कारगुजारियाँ हैं, ये सारी देश विरोधी ताकतों को ताकत दे रही है। ये चीज़ यूट्यूब के माध्यम से उतना स्पष्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसका नमूना पिछले भी किसी यूट्यूब में दिया गया है और भी दिया जाएगा। लेकिन विस्तार से जब जनता के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्कशन के जरिए ये विस्तार से बताया जाएगा कि आरएसएस की जो कारगुजारियाँ हैं वो जितने भी समाज विरोधी, देश विरोधी और देश के लिए खतरनाक शत्रु देश के गद्दारों को ताकत दे रही है। ये फर्क है। लेकिन उसकी तुलना तालिबान से करना, हिंदू आतंकवाद से करना, देश को तोड़ने वाली है, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल अस्वीकार्य ये सारे अल्फाज हैं, संबोधन भारतीय जनता दल की नज़रों में। तो और जहाँ तक कि और कुछ ऐसे भी प्रतिक्रियाएं हमारे अपने पदाधिकारियों के द्वारा मिली हैं कि काफ़ी लोग इस चीज़ को पसंद भी करते हैं कि देश में एका हो। अन्य दलों के लोग भी इस बात से और इस बात से प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता दल को पूरा यकीन है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात का पक्षधर है कि देश में एकता होनी चाहिए और एकता के लिए बस एक ही मंच जो है, प्लेटफॉर्म है, वो भारतीयता का। यही बात जो है भारतीय जनता दल बता रहा है। तो खास करके आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, जो कि हमेशा देश की ही बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनको सहर्ष रूप में इसका समर्थन करना चाहिए। इन सारी बातों का को मजबूत करना चाहिए। देखिए, अफसोस कि आज राष्ट्रवाद की बात करने वाले और राष्ट्रीय एकता की बात करने वाले, भारतीयता की बात करने वाले आज इन्हीं सब बातों का के विरोध में हैं। अभी सामने तो नहीं आ रहे हैं, अपने छोटे स्तर के अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह से विरोध और टिप्पणियाँ वो दिलवा रहे हैं। ये बहुत ही है। और यदि ऐसा है कि विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल ये माना जाएगा कि उनका राष्ट्रवाद बिल्कुल झूठा है, उनकी देशभक्ति भी झूठी है और उनका जो राष्ट्रीयता, भारतीयता भी लगभग मिथ्या है। यही चीज़ है। और ये भी मिथ्या है जो उनका ये दंभ दावा कि दल से बड़ा देश है। भारतीय जनता दल जो भी बात करता है वो देश हित की ही बात करता है, आवाम के हित की बात करता है। तो देश हित की बात का भी एक विरोध यदि उस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हो रहा है तो इसका मतलब है कि उनका ये दावा और
दम्भ भी जो है बिल्कुल मिथ्या है, जो कहते हैं कि हमारे लिए दल से बड़ा देश है। तो बातें बहुत करनी है और हम इसी तरह से आप लोगों से मिलते रहेंगे यूट्यूब से। हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी का ढांचा बना करके, उसका विस्तार करके, उसका एक विधिवत नेटवर्क गांव से लेकर के और प्रदेश स्तर तक या देश स्तर तक पूरा एक तंत्र खड़ा करके और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता दल आएगा, सबकी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। और यदि लोगों का समर्थन मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, अपने भारतीय अवाम का, उत्तर प्रदेश के अपने भारतीय भाई बहनों का यदि आशीर्वाद मिला, सरकार बनी, तो सरकार चलाई कैसी जाती है, अपने भारतीय भाई बहनों को एक भारतीय नागरिक के रूप में प्रतिष्ठा उनको देते हुए, बख्शते हुए, कैसे वो इज्जत उनको देते हुए बारी और बराबरी के सिद्धांत पर और शासन को चुस्त दुरुस्त, सख्ती, अनुशासन और नियम पालन के आधार पर और निष्पक्षता और सख्ती के आधार पर ये दे करके अवश्य दिखाएगा। इतना आश्वासन भारतीय जनता दल फिलहाल इसमें वो दे रहा है। और शासन प्रशासन में जैसा कि भारतीय जनता दल बराबर कर रहा है, बराबर कहता भी रहेगा, शासन प्रशासन में मॉडल वही रहेगा हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, राष्ट्रभक्ति के जज्बे से शक्ति। और वही चीज़ हमारे आदरणीय बादशाह, हमारे आदरणीय मुगल सम्राट औरंगजेब का भी था, शक्ति, अनुशासन और नियम पालन। इन दोनों से प्रेरणा लेकर वो पूरे व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष, प्रभावकारी और सख्ती, अनुशासन, नियम पालन के आधार पर सेवा और मौके पर न्याय, मौके पर सुरक्षा, ये सारी बातें का एक नमूना खाका मैंने बताने की कोशिश कर रही है। लोग इसको समझ भी सकते हैं, लेकिन वास्तविक तो जब आपको सेवा दी जाएगी, सब करके दिखाया जाए, तब यकीन आप सभी को आ जाएगा। तो खैर, ये वीडियो लंबा न हो जाए तो अब यहीं पर इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक मीमांसा और समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।